नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राजस्थान के रण में आज फिर दिखेगा बीजेपी का दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरतपुर में की विजय संकल्प सभा। राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा। राजस्थान में कांग्रेस भी कर रही मोर्चाबंदी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अलवर और भरतपुर में करेंगे चुनावी बैठकें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जोधपुर और जैसलमेर में करेंगे आम सभा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। कहा, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान के विकास को और ज्यादा मिलेगी गति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सूर्यनगरी जोधपुर संभाग की विभिन्न विधानसभाओं में करेंगे रोड शो और जनता के साथ करेंगे संवाद। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आसिंद और गंगापुर में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आज होगा जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में संकल्प पत्र करेंगे जारी। घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही अमित शाह वारंगल, नालगोंडा और हैदराबाद में करेंगे चुनावी रैली। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे प्रचार। तेलंगाना में एक चरण में पूरे राज्य में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। एयरक्राफ्ट निर्माण के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का तेजी से हो रहा है विस्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया उद्बोधन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले भारत की क्षमताओं में जो क्वांटम जंप हुआ है, उसमें रक्षा क्षेत्र भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक गाथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी है, जो इसकी प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यवहारिक बनाती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों से पाइप के जरिए बात हो रही है। सभी सकुशल हैं। उनको खाने पीने और ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था भी समानांतर की जा रही है। राजधानी दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हो रही है कई समस्याएं। वहीं नोएडा में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 दर्ज हुआ। यहां खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता रही। कई दिनों से नोएडा में हवा बेहद खराब श्रेणी में थी, पर अब यहां AQI 300 के नीचे है, लिहाजा यहां के लोगों को अधिक राहत का एहसास हो रहा होगा। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली, पंजाब समेत 10 राज्यों और विभिन्न एजेंसियों से जवाब तलब किया है। NGT की पीठ ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व यूपी में प्रदूषण की स्थिति में खास सुधार न होने पर नाराजगी जताई। 23 नवंबर तक वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने और कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का आयोजन अहेरी के महगांव में किया गया। यात्रा में विशेष गाड़ी के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा 14 नवंबर से शुरू हो गई थी। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। मंदिर को 2 महीने के लिए खोला गया है। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। सबरीमाला नाम माता शबरी के नाम पर रखा गया है। माता शबरी रामायण का एक पात्र है जिन्होंने भगवान राम को बड़े ही भक्ति भाव से अपने झूठे बेर खिलाए थे। भगवान राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है, जिसे खरना कहा जाता है। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ पर प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती लोग इसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद इसे बांटा जाता है। खरना के दिन गुड़ और चावल से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू होता है। तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र आज। राज्यपाल RN द्वारा सरकार को लौटाए गए विधेयकों को फिर से पारित करने के लिए बुलाया गया सत्र। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला और कहा नाले का पानी यमुना में जाता है। पानी को साफ करने की नहीं है कोई व्यवस्था, इसी कारण यमुना में बढ़ रहा है प्रदूषण। भारतीय सेना आज 243वें कोर का इंजीनियर दिवस मना रहा है। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इस अवसर पर कोर के सभी रैंक के अधिकारियों, पूर्व सेनानियों और परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय रेलवे ने क्रिकेट विश्व कप के फाइनल के लिए खास इंतजाम। रेलवे आज दिल्ली से गुजरात के अहमदाबाद के लिए एक विशेष ट्रेन चलाएगा। फिर मैच के बाद ट्रेन देर रात 2:30 बजे अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होगी। ऐसी ही 3 ट्रेनें मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही है। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत से 56 फीट की विश्व कप ट्रॉफी बनाई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का फाइनल मुकाबला होगा। गुजरात के अहमदाबाद में ICC विश्व कप से पहले क्रिकेट प्रशंसकों ने इंडिया जीतेगा के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में कलाकारों ने अपने हुनर और बेहतरीन कलाकारी की झलक पेश की। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में घोषित किया है। भारत में वर्ष 2018 से हर वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने और विलेख पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी को भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह उपचार प्रणाली भारत में लोकप्रिय हुई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने 2 महीने की छोटी अवधि में 11 अरब लेनदेन तक पहुंचने के लिए एक और अरब जोड़ा है। खास तौर में त्योहारी सीजन में डिजिटल भुगतान में यह विस्तार देखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 20 नवंबर को देय सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड को समय पूर्व भुनाने का मूल्य 6076 रुपये प्रति यूनिट होगा। रिजर्व बैंक ने कहा सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना पर भारत सरकार की 6 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के बाद उसके समय पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। SBI के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के असुरक्षित माने जाने वाले कर्ज के लिए नियम सख्त करते हुए जोखिम भार बढ़ाए जाने से बैंकों को 84,000 करोड़ रुपए की पूंजी की जरूरत होगी।
रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया है। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25% की वृद्धि की गई। सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड द्वारा ग्राहकों के कोष का गलत उपयोग करने पर 1,80,00,000 रुपए वसूलने के लिए समूह के 3 पूर्व अधिकारियों के बैंक और डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया है। सेबी ने 3 कुर्की आदेशों में कहा कि केएसबीएल के पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण हरिजी, केएसबीएल के पूर्व अनुपालन अधिकारी श्री कृष्ण गुरजादा और केएसबीएल के बैंक कार्यालय परिचालन के महाप्रबंधक श्रीनिवास राजू के खिलाफ 1,80,00,000 रुपए की वसूली कार्रवाई में ब्याज, शुल्क और खर्च शामिल है। बयालीसवें IITF में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेला एमएसएमई उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, SC/ST तथा आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अपने कौशल, उत्पादों को दिखाने और विकास के नए अवसर पैदा करेगा। केंद्रीय मंत्री राणे ने कहा कि इस बार 85% से अधिक स्टॉल पहली बार भाग लेने वालों को आवंटित किए गए। 64 एमएसएमई देश के आकांक्षी जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 66% स्टॉल महिला उद्यमियों को तथा 55% SC/ST श्रेणियों के उद्यमियों को निःशुल्क आवंटित किए गए। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC में कौशल आधारित श्रम बल उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश और बिहार ने केरल की जगह लेना शुरू कर दिया है। पिछले 1 दशक में पलायन के रुझान में उल्लेखनीय बदलाव आया और केरल से पश्चिम एशिया के देशों में जाने वाले श्रमिकों की संख्या में 90% की गिरावट देखी गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज के लिए जोखिम भार बढ़ाकर उपभोक्ता ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के रिजर्व बैंक के फैसले से बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में 0.6% की कमी आने की संभावना है। ब्रोकरेज ने MSCI EM के लिए 2024 के अंत तक लक्ष्य 1020 और MSCI एशिया एक्स जापान के लिए 650 निर्धारित किया है। जापानी समूह सॉफ्ट बैंक ने खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रदाता डिलीवरी में 2.5% हिस्सेदारी 739 करोड़ रुपए में बेच दी। NSE के पास उपलब्ध थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार सॉफ्ट बैंक ने अपने सहयोगी SVF डोरबेल कैमन लिमिटेड के माध्यम से शेयर बेचे, जो डिलीवरी में 2.5% हिस्सेदारी के बराबर है। रियल एस्टेट कंपनियों ने अपने कारोबार विस्तार के लिए दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में पिछले साल जनवरी से अब तक 5,000 करोड़ रुपए में 1,461 एकड़ जमीन खरीदी है। JLL इंडिया ने एक रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि इन दूसरी तीसरी श्रेणी के शहरों में अधिकतर जमीन खरीद प्लॉट विकास के लिए की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय लोगों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि जलाऊ लकड़ी की दरें 1,300 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 805 रुपए प्रति क्विंटल कर दी जाएंगी। सरकार ने यह भी कहा कि वह भूतापीय ऊर्जा के साथ कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए 18 नवंबर को आइसलैंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड्रो सांचेज को फिर से स्पेन का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि स्पेन के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर पेड्रो सांचेज को हार्दिक बधाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्पेन संबंधों को और मजबूत करने, उज्जवल भविष्य के लिए मित्रता और सहयोग के हमारे बंधन को बढ़ावा देने के लिए तत्पर हूँ। इजराइल से अनुमति के बाद मिस्र से ईंधन की पहली खेप गाजा पहुंच गई है। इससे पहले इजराइल ने सहमति व्यक्त की थी कि वह ईंधन से लदे ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने देगा। इजराइल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के मुताबिक राहत सामग्री पहुंचने देने की कोई सीमा नहीं रहेगी। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से मिली हर सूची की हम आपूर्ति करवाएंगे,
वहीं अमेरिका ने कहा कि नियमित आधार पर और बड़ी मात्रा में ईंधन की आपूर्ति जारी रहनी चाहिए। भारत की पड़ोस प्रथम नीति को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुइज़ू के शपथ ग्रहण समारोह में देश का प्रतिनिधित्व किया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को यदि देश की अदालतों से न्याय नहीं मिला तो वह अमेरिका में विदेश विभाग के सहायक मंत्री डोनाल्ड लू के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि राष्ट्रों के बीच विश्वास की कमी एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव यूक्रेन संघर्ष और फिलिस्तीन में नरसंहार की ओर ले गया। उन्होंने वैश्विक नेताओं से टकराव को खत्म करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। शेख हसीना ने भारत द्वारा आयोजित दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने वैश्विक नेताओं से टकराव को खत्म करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बावजूद केन्या में प्लास्टिक प्रदूषण बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट में से एक नैरोबी की डंडोरा लैंडफिल साइट शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा बनी हुई है। रूसी सैन्य ब्लॉगर मैक्सिम फोमिन के हत्या के आरोपी दरिया ट्रोपोवा को शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग अदालत में पेश किया गया। दरिया के एक यूक्रेन समर्थक समूह के सदस्य होने का दावा जांचकर्ताओं ने किया है। लंदन में सड़क पर हुए एक झगड़े में एक सिख किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि किशोर की पहचान सिमरजीत सिंह नागपाल के रूप में की गई है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि सिमरजीत की हत्या के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों की उम्र 21, 27, 31 और 71 वर्ष बताई गई है। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस मैच को यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन होगा। इसके लिए शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने हवाई शो का अभ्यास भी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले क्रिकेट के महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में बेहद उत्साह का माहौल है। फाइनल मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी का सामना आज स्पेनिश खिलाड़ी मार्शल ग्रेनुलर्स और अर्जेंटीना के होरिसियो से होगा। इससे पहले रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वेस्ले कुलहोफ और नील स्कुप्स्की की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। भारत के 43 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना एटीपी फाइनल्स के अंतिम 4 में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। एटीपी फाइनल्स में पुरुष एकल के सेमीफाइनल स्पर्धा में आज इटली के जेनिक सिनर और रूस के डेनिल मेदवेदेव आमने सामने होंगे। इससे पहले जेनिस सिनर ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में तीसरी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने ग्रुप दौर में 2 जीत के साथ अंतिम 4 में प्रवेश किया। एटीपी फाइनल्स में रूस के आंद्रे रूबलेव को हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप स्टेज में खेले गए मुकाबले में रूबलेव को जर्मनी के ज्वेरेव ने 6-4, 6-4 के अंतर से हरा दिया। दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने हुए एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ अल्कराज ने ग्रुप के शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को अगले साल अमेरिका के राष्ट्रीय महिला हॉकी ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। सेरेना ने 23 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देश के पूर्व तेज गेंदबाज
वहाब रियाज को मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। रियाज की पहली जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट दौरे और न्यूजीलैंड में T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम चयन होगी। नेहा त्रिपाठी ने महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 15वें चरण के तीसरे दौर में 1 ओवर 73 का कार्ड खेलकर 9 शॉट के बड़े अंतर के साथ खिताब अपने नाम किया। नेहा का यह सत्र का तीसरा खिताब है। फुटबॉलर डेविड बेकहम इस समय भारत दौरे पर मौजूद हैं और बॉलीवुड में छाए हुए हैं। शाहरुख खान ने डेविड बेकहम के लिए अपने घर मन्नत पर वेलकम पार्टी रखी। इस दौरान की एक फोटो को शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन दिनों सैम बहादुर की एक BTS वीडियो सोशल मीडिया पर काफी छा रही है, जिसमें विक्की ने इस बात का खुलासा किया है कि सैम बहादुर की नींव आज से लगभग 4 साल पहले साल 2019 के मध्य में रखी गई थी। जल्द ही कॉफी विद करण सीजन 8 का 5वां एपिसोड आने वाला है। इस एपिसोड के नए मेहमानों के नाम भी सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि करण जौहर के अगले मेहमान एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में आर्यन अपने दोस्त की बारात में स्वैग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि आर्यन खान का ये वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग और यहाँ तक कि गोल्फ पर भी फिल्में आ चुकी हैं। इस लिस्ट में अब एक और जुड़ रही है, स्लम गोल्फ। सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और सीरीज 22 नवंबर 2023 से अमेजन मिनी टीवी पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी। सलमान खान स्टारर टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ताज़ा आंकड़े सामने आ गए हैं। रिलीज के 6 दिन के अंदर टाइगर 3 ने 200 करोड़ की कमाई कर अपनी कामयाबी की नींव रख दी है। पैन इंडिया तेलुगु फिल्म टाइगर नागेश्वर राव ने थिएटर्स में धमाकेदार ओपनिंग के बाद अब OTT पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। 1 महीने बाद फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फेमस ब्रिटिश सिंगर दुआ लिपा आ रही हैं। फुटबॉल जगत के बड़े टूर्नामेंट में भी वे ओपनिंग सेरेमनी में स्टेज संभाल चुकी हैं। यह पहली बार होगा जब वह किसी क्रिकेट इवेंट में परफॉर्मेंस देंगी। मराठी अभिनेता आशुतोष कुलकर्णी अपकमिंग टेलीविजन शो अटल में दिखाई देंगे। आशुतोष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता मनीष पॉल हिस्ट्री हंटर शो को होस्ट करने से काफी उत्साहित हैं। ये शो भारत के विविध परिदृश्य में छिपी जटिलताओं को उजागर करेगा। 20 नवंबर को इस शो का प्रीमियर किया जाएगा। देवाशीष माखीजा के निर्देशन में बनी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म जोरम 8 दिसंबर को रिलीज होगी। अभिनेता मनोज वाजपेयी फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। रिलीज के पहले ही कई फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिल्म ने तारीफ बटोरी है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही वरुण तेज की फिल्म मटका से तेलुगु में डेब्यू करेंगी। फिल्म अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ क्रैक और अभिषेक बच्चन के साथ रेमो डिसूजा की बी हैप्पी में भी नोरा दिखाई देंगी। भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में छठी मैया के गीत खूब सुनने को मिलते हैं। सूर्यदेव को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ पर अभिनेत्री से गायिका बनी अक्षरा सिंह ने छठी मैया करिहा दुल्हार एल्बम रिलीज किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन DT न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।